हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी सिंह और स्वागत है आप सभी का फाइनेंस ज्ञानी के नए शो फर्स्ट मूव में। और जैसे कि हमने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट मूव के हर एक एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर आएंगे जिनके पास स्टार्टअप के बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस होंगे। और ऐसे ही आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि इनसे आज आपको जो लर्निंग मिलेंगी वो ना ही सिर्फ आपके स्टार्टअप के लिए मिलेगी, वरना अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आज के इस इंटरव्यू से ज़रूर मिलने वाली है। क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो है एक्स-IAS ऑफिसर डॉक्टर राकेश वर्मा और वो है को फाउंडर ईवी ऊर्जा के। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा जो शो है वो सारे स्टार्टअप प्लान्स पर होता है, लेकिन आप एक एक्स-IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं, अब आपने एक स्टार्टअप शुरू किया ईवी को लेकर, तो क्या चीज़ आपको ज़्यादा इंस्पायर करी इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए? देखिए, ये बात सिर्फ इंस्पिरेशन की नहीं थी जी। बात ये थी कि करीब 22-23 साल हमने सरकार में ज्ञान दिया लोगों को कि आप बिजनेस करिए, स्टार्टअप पॉलिसी बनाई उत्तर प्रदेश की। तो हमने ये सोचा कि अब जब हमने पॉलिसी बनाई है तो हमको कम से कम उसको टेस्ट भी करना चाहिए। दूसरी तरफ भी तो आके देख लिया जाए कि स्टार्टअप की समस्या आखिर है क्या, और एक्सपीरियंस ले लिया जाए। तो इसी तरह से हमारा ये ईवी ऊर्जा के हम को फाउंडर बने और इसके फाउंडर हैं मिस्टर संयोग तिवारी। तो उनसे हमारी मुलाकात ऐसे ही एक इवेंट में हुई थी। फिर हम दोनों ने डिस्कशन किया, हम दोनों को लगा कि हमारी पार्टनरशिप में कोई एक वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। देन आई बिकेम द को फाउंडर ऑफ ईवी ऊर्जा। सो व्हाट इज ईवी ऊर्जा? लाइक इसका पूरा ये जो कह सकते हैं मॉडल, वो क्या है और किस तरीके से वर्क करता है? ईवी ऊर्जा एक कंपनी है जो आपको ईवी चार्जिंग स्टेशंस प्रोवाइड करती है। इट्स बेसिकली अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर चार्जिंग स्टेशंस। और हमारा फोकस कार सेगमेंट के बजाय जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उन पे ज़्यादा है, क्योंकि राइट नाउ जो सरकार है वो आपको 7.5 किलोवाट का कनेक्शन घर पे दे रही है कि आप वो चार्जर चला सकें जो कार का है। लेकिन कार के चार्जिंग में और एक कॉमर्शियल व्हीकल के चार्जिंग में बहुत फ़र्क होता है। आज भी ईवी को लेके सबसे बड़ी जो नेगेटिव पॉइंट माना जाता है वो एक डर है। अगर आप ये माने कि एक ईवी की गाड़ी है और एक पेट्रोल की गाड़ी है, तो दोनों में ही एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी ख़त्म तो हो रही है, लेकिन आप कार जो पेट्रोल की है उसको घर से निकालते हुए डरते नहीं हैं। जी। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि सर पेट्रोल पंप भी हमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस में मिल Right. जाता है, और अगर कोई दूसरी गाड़ी जा रही है तो हम उससे मदद भी मांग सकते हैं कि भैया थोड़ा सा पेट्रोल दे दो, खींच के ले जाए पेट्रोल पंप तक, तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, तो हम जो ये आपने दो बातें बताई, जी। नंबर 1 आपने बात बताई कि पेट्रोल पंप है, तो हिंदुस्तान को अगर ईवी इकोसिस्टम बनाना है तो कहीं ना कहीं वो डेंसिटी लानी पड़ेगी जो पेट्रोल पंप की डेंसिटी है ईवी चार्जिंग स्टेशंस की। और नंबर 2 एक और सोल्यूशन जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम अगले 6 महीने में ले आएंगे, वो है मोबाइल चार्जिंग का। जैसे हमने एक वैन में अपना चार्जिंग स्टेशन रख लिया और अगर कोई कहीं ईवी गाड़ी कहीं स्टक हो जाती है तो हम उसको करीब 100 किलोमीटर रेंज तक का वहीं पे ऑन साइट चार्जिंग दे पाएंगे। ये मोबाइल चार्जिंग स्टेशन होगा। आपने हमें फ़ोन किया कि हम ये लोकेशन है हमारी, आप आके हमारी गाड़ी चार्ज कर दीजिए, तो चार्ज भी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस पूरा कैसे किया जाएगा? लाइक लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये भी ऑप्शन है? अब हम जब मार्केट में आएंगे तो हम इसको लाएंगे। जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं तो टोल आता है, तो हमारी गाड़ी अगर जो मोबाइल चार्जिंग वैन है वो अगर टोल पे खड़ी हुई है तो वो कहीं भी अगर उस हाईवे पे अगर आपकी गाड़ी की बैटरी ख़त्म होने वाली या ख़त्म हो जाती है तो हम जाके आपको चार्ज कर देंगे, तो वो भी आपकी एक समस्या दूर हो जाएगी।
क्योंकि ये देखिए ना, ईवी का अडॉप्शन जो है वो एक साइकोलॉजिकल क्या कहना चाहिए कि ब्लॉक है। जैसे राइटर्स ब्लॉक होता है, ऐसे ही ईवी अडॉप्शन में एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक है। ओके सर, सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे जो लगती है वो पहाड़ों की लगती है। लाइक अगर हमें पहाड़ों पे जाना है तो हमने पेट्रोल डलवाया, हमें पता है कि इतने किलोमीटर्स पे हमारी गाड़ी चल जाएगी और उतना पेट्रोल डलवाया और चला गया इंसान। लेकिन अगर हम कोई ईवी व्हीकल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ये सर्विस कैसे तक पहुँचेगी और उसका क्या सोल्यूशन है? अब उसका सॉल्यूशन तो ये है कि जैसे पहाड़ में आपको रेंज देख के चलना पड़ेगा और बीच बीच में आपको चार्जिंग स्टेशन सरकार को बनाने पड़ेंगे। ओके, तो सरकार का अभी तक क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? अभी तो सरकार ईवी चार्जिंग पॉलिसी बनाने की बात कर रही है कि वो आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशंस बन सकते हैं। ओके, अगर हम ईवी की पूरी बात करें तो ये खुद में ही बहुत ही प्रीमियम नीश है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मार्केट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है? क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे आपने बताया कि अभी भी उनका एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक है कि हम अगर ईवी ले रहे हैं तो इतने ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं, तो दिक्कत यहाँ पर भी आएगी कि हम चार्ज करवाने के लिए कहाँ जाएं, है ना? और हाईवेज़ पे इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ों की। तो क्या ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है इस चीज़ को फिगर आउट कर पाना कि अभी ये जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ही ज़्यादा नीश है, तो थोड़े से यहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा हैं? अब चैलेंजेस तो ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका हम तो चैलेंजेस ही एक्सेप्ट करते हैं। और सेकेंडली ये है कि चैलेंज जो है, देखिए हमने आपको बताया कि हम कार पे नहीं फोकस कर रहे हैं जी। ये हम बात कर रहे हैं जैसे कार से ज़्यादा अडॉप्शन तो आपको कॉमर्शियल व्हीकल में है। अगर जैसे बेंगलोर है या और सिटीज़ हैं जहाँ पे फ्लीट डिलीवर होती है, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स कंपनियां जो हैं वो गाड़ी का इस्तेमाल करती हैं आपके दरवाजे तक सामान पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो वो व्हीकल आज की तारीख में सिर्फ ईवी ही अलाउड है। तो वो अगर ईवी अलाउड है, देखिए कार वाला आदमी जो है ना, कार वाला आदमी तो अपने लग्जरी के लिए गाड़ी चला रहा है। जो आदमी कॉमर्शियल व्हीकल चला रहा है, जैसे ई रिक्शा चला रहा है या ई ऑटो चला रहा है या ई कॉमर्शियल, अब आजकल मिनी लोडर्स भी आ गए हैं, तो वो उसकी तो रोजी रोटी है ना उससे। और जितनी कॉमर्शियल फ्लीट हैं जो लॉजिस्टिक्स में हैं, लॉजिस्टिक्स में, वो आजकल ईवी अडॉप्ट करें। ओके, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे आज के टाइम में लग्जरी को अगर हम साइड रखें तो लोग अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ज़्यादा कार्स को प्रेफर करते हैं। नहीं तो कार सेगमेंट में अभी हम आ भी नहीं रहे हैं। कार सेगमेंट के लिए तो सरकार ने, हमने आपको बताया कि 7.5 किलोवाट का कनेक्शन आपको घर में दे रही है सरकार, कि आप अपना जो है ईवी उसी से चार्ज कर लीजिए। ओके, आपको फिर क्या चैलेंजेस लगते हैं अभी तक बिजनेस में, जो आपको लगता है कि ये हार्ड टू फाइंड आउट है कि इसका सोल्यूशन जो है थोड़ा सा मुश्किल है या थोड़ा सा ट्रिकी है इसको सॉल्व करना ईवी बिजनेस में? ईवी बिजनेस में सबसे ज़्यादा तो देखिए हमने कहा ना कि अडॉप्शन अभी नहीं हो पा रहा है हिंदुस्तान में, क्योंकि वो चिकन एंड एग स्टोरी है। लोग कहते हैं कि हम गाड़ी तब खरीदेंगे जब चार्जिंग स्टेशन हो जाएंगे। ओके, चार्जिंग स्टेशन वाला कहता है कि हम तब खोलेंगे जब डेंसिटी हो जाएगी, इतना बिजनेस मिलेगा। ओके सर, बिफोर वी स्टार्ट दिस इंटरव्यू आपने एक चीज़ बताई थी वो फ्रेंचाइजी को लेकर, वो एक बार अगर आप ठीक से एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूअर्स को। हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है, कोई भी लेना चाहे उसके पास 1000-2000 स्क्वायर फीट की जगह है, ओके, तो वो 6 लाख रुपए में 10 चार्जिंग स्टेशन के आसपास सेट कर सकता है और उससे वो महीने में करीब 80,000 1 लाख रुपए कमा सकता है। ओके, सो अभी तक की जर्नी में आपको ऐसा कौन सा इनोवेटिव आइडिया लगा है जो आपको लगा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस? अपार्ट फ्रॉम, देखिए Businesses. कोई भी स्टार्टअप आप शुरू करेंगे तो आपको मार्केट देखनी पड़ेगी ना, कि मार्केट की डिमांड क्या है। ओके,
सो आपने जैसे बोला कि लोगों में ईवी को लेके अभी अडॉप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो लोग इस चीज़ को इतनी जल्दी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ईवी जो है वो बेटर ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से? वो तो साइकोलॉजिकल बैरियर है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो उनको गाड़ी उनकी बंद हो जाएगी रास्ते में। इसके अलावा इसके अलावा तो हमें नहीं लगता, क्योंकि सरकार तो सब्सिडी भी दे रही है। ओके, एक मैंने केस स्टडी पढ़ा था कि जिसमें एक फैमिली जो थी वो कहीं जा रही थी और उनकी जो गाड़ी थी वो बीच रास्ते में बंद हो गई। फिर उस व्यक्ति को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ा, फिर वहाँ से वो अपने डेस्टिनी तक पहुँचा। और ये जब जा रहा था, वो जिस गाड़ी से जा रहा था वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो अगर हमें लोगों के माइंड में ये सेट करना है कि आप अगर इस प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ाएंगे, यूज़ ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो आगे जाकर इन फ्यूचर आपको इजी होगा चीज़ों को अडॉप्ट कर पाना। और जैसे कि जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो उनका भी नंबर बढ़ेगा। तो उनके माइंड में वो सेट करने के लिए क्या प्रैक्टिस की जानी चाहिए जिससे लोग इजीली ये समझ पाएं कि ईवी इज़ अ वे बेटर देन अ पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स? भाई ये तो सरकार ही पुश कर सकती है, और सरकार पुश भी कर रही है। अब धीरे धीरे जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है। अब करीब 80,000 से लेके 1 लाख ई रिक्शा जो हैं वो लखनऊ में है, ऐसे ही कानपुर में है, इसी तरह बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे ई रिक्शा की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आपके हिसाब से एक परफेक्ट प्लान ऑफ एक्शन किसी भी स्टार्टअप के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था तब क्या आइडियोलॉजी थी आपकी स्टार्टअप्स को लेकर, और अभी किस तरीके से काम चल रहा है? देखिए, स्टार्टअप जो है वो तो एक फैंसी वर्ड है। बिजनेस के जो फंडामेंटल हैं वो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। ओके, आप एक स्कीम है जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है, उसको आप स्टार्टअप कह देते हैं, लेकिन बिजनेस के फंडामेंटल ये है कि आप मार्केट डिमांड पे काम करिए। अगर बहुत ज़्यादा न्यू ऑडियंस हमारी कोई न्यू व्यूअर हो तो उसके लिए बिजनेस फंडामेंटल्स क्या है, ये आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बिजनेस फंडामेंटल डिमांड है कि जैसे दूसरा ये है कि हिंदुस्तान में जो है स्टार्टअप को जो है ना, वो लोग कहते हैं डीप टेक से हर चीज जो है वो जोड़ते हैं बीटेक से। और स्टार्टअप फेल होने का कारण ही ये है कि स्टार्टअप का मतलब बीटेक नहीं है। स्टार्टअप का मतलब जो है कि आपने ब्रांड प्रमोशन क्या किया, आपने मार्केट सर्वे किया कि नहीं किया, आपने सेल्स प्रोसेस बनाया कि नहीं बनाया, और जो डिमांड है वो आप केटर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं जिसकी क्वालिटी खराब है या जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो आपका स्टार्टअप चलेगा कैसे? आपको पॉलिटिक्स से आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देके स्टार्टअप में समझाएं। जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में मोहब्बत का कोई डिमांड ही नहीं है। तो जब डिमांड ही नहीं है तो पॉलिटिक्स से हट जाओ ना। तो प्यार, इश्क की, मोहब्बत की कहाँ जरूरत है पॉलिटिक्स में? तो अगर आप जो है पॉलिटिक्स में हैं तो यू हैव टू, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एक स्टार्टअप का? और जैसे मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव ये है, आप पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव ये है बाय एनी मीन्स चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सरकार चलाना। इसमें मोहब्बत का कहां रोल है, आप बताइए? जब मोहब्बत का कोई रोल नहीं है और आप कह रहे हो कि हम स्टार्टअप बनाएंगे मोहब्बत का, तो यू आर बाउंड टू फेल। आपको लोगों की डिमांड समझनी पड़ेगी। डिमांड जैसे पॉलिटिक्स में मोहब्बत की नहीं है, वैसे कुछ लोग ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं हेल्थ टेक में या किसी में जिसकी जरूरत ही नहीं है। आप उस सॉल्यूशन को देना चाह रहे हो जो प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, यंगस्टर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है
और अगर हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अगर हमारा जो बिजनेस है अगर वो नहीं चला तो पैसे भी डूब जाएंगे, कुछ होगा भी नहीं। तो ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये कहें कि उनका रिस्क सबसे बड़ा ये होता है। तो उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए या उनको क्या एडवाइस होगी आपकी? देखिए, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो रिस्क इन्वॉल्व है। और ये जो चीज़ अगर आपको रिस्क नहीं उठाना है तो आप नौकरी करिए। भाई हम जो है अपनी कुर्सी पे पहुंचे रिस्क उठा के, हमने नौकरी छोड़ी रिस्क उठा के। सबने जो बड़ा आदमी जिसको बनना है उसको रिस्क लेना ही पड़ेगा, और नहीं लेना चाहता है तो वो क्यों नहीं नौकरी कर रहा है? 10-12 हजार 15 हजार कितनी सीटीसी वो करे? ठीक है। कौन कह रहा है उसे स्टार्टअप स्टार्ट करने को? कोई कह तो रहा नहीं। भाई आपको ये डिसीजन तो यंगस्टर को खुद लेना है ना कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है। और बिना रिस्क के लाइफ में कुछ है ही नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क, देयर इज नथिंग एल्स। तो अगर आपने जॉब छोड़ने का सोचा था तो हाँ। वो क्विक डिसीजन था या उसके पीछे कुछ प्लान था कि अब जो है इतना हो चुका, अब मैं कुछ और करूंगा? क्योंकि हम या तो कोई डिसीजन या तो हम ओवरनाइट ले लेते हैं कि नहीं भाई कल उठेंगे ये कर लेंगे, क्योंकि जो कि मेनली यंगस्टर्स करते हैं। हमारे जैसे बच्चे हैं जो कहते हैं नहीं अब कल से नौकरी नहीं जाऊंगा, वो छोड़ देते हैं, रिजाइन डाल देते हैं रातों रात। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं इतना टाइम पे हम ये करेंगे, एक सर्टेन एज के बाद हम इस पे मूव कर जाएंगे। आपके इस डिसीजन के पीछे का आइडिया क्या था? भाई देखिए, यंगस्टर अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो एक तो ये है कि वो पूरा मैच्योर नहीं है वो डिसीजन लेने के लिए। हमने तो जब डिसीजन लिया वो हमारी ज़िंदगी थी, हम मैच्योर थे, हमें मालूम था कि हम भी दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको ऐसे नहीं आता है, आपको बहुत रिस्क लेके दुनिया को समझना पड़ता है। यंगस्टर जो है वो समझना नहीं चाहते हैं, जो समझते हैं उनका स्टार्टअप चलता है। हमने आपको कहा ना कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है तो पहले आप उसकी क्वालिटी इंप्रूव करिए, उसके ब्रांड प्रमोशन में काम करिए। और दूसरा, हिंदुस्तान में स्टार्टअप का मतलब जो है ना बीटेक है, जिसको कहते हैं कि मैंने जो है वो टेक कंपनी बना ली। वो टेक ऐसे बोलते हैं, वो टा करके आवाज आती है तब उनको मजा आता है, टेक। तो देखिए, स्टार्टअप टेक वेक नहीं है। स्टार्टअप इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। आप क्या चीज बेच रहे हैं, उसकी डिमांड है कि नहीं? अगर डिमांड नहीं है तो आप कैसे डिमांड क्रिएट कर रहे हैं? और फिर जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास रिटर्न हो रहे हैं कि नहीं, कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, क्या मार्जिन निकल रहा है। अब यंगस्टर जो हैं वो तो पैदा होते ही ऑडी गाड़ी और मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। यंगस्टर को भी देखना पड़ेगा कि उनकी जेब कितनी है। आप देखिए, बायजूस का एग्जाम्पल देखिए, ब्लू स्टार का एग्जाम्पल देखिए, सब फाइनेंशियल फ्रॉड था स्टार्टअप में। जो पैसा बिजनेस में लगना था वो लोगों ने उससे अपने मकान खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली। तो ये इस फ्रॉड वाले जो स्पॉट है उसको कैसे फिगर आउट करना चाहिए? लाइक क्या इसके लिए ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो पैसा है वो डूबेगा नहीं या फिर कोई ऐसा हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो जाएगा? भाई आपको चेक्स एंड बैलेंसेस रखने पड़ेंगे अपने सिस्टम में, और अपना नीड और वांट अलग रखना पड़ेगा बिजनेस। भाई आप देखिए, एक दुकानदार है, दुकानदार का गल्ले में आप मानिए कि 100 रुपए हैं, तो जो दुकानदार का लड़का है ना वो आता है, उसको ये लगता है कि ये 100 रुपए प्रॉफिट है, लेकिन उस गल्ले में जो 100 रुपए पड़े हुए हैं ना उसमें 80 रुपए तो कॉस्ट है, प्रॉफिट तो सिर्फ 20 रुपए है। तो वो जो दुकानदार का लड़का है वो 20 ही रुपए तो निकाल सकता है, अगर मैक्सिमम निकालेगा। वो भी उसको निकालने नहीं चाहिए, निकालने उसको अगर चाहिए दिन के खर्चे के लिए तो 5 रुपए निकालने चाहिए। और आप जो है आप देख रहे हो कि गल्ले में 100 रुपए है, ये पूरा प्रॉफिट है, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको कोई पैसा मिला है। दूसरा ये है कि जो वीसी हैं हमारे, उन्होंने भी स्टार्टअप कल्चर को बहुत ही खराब किया है। शुरुआत के दौर में 2020, 2021, 2022 ऐसे फ्रॉड हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं।
वीसी जो है, जब तक इस वीसी जो होते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, तो जो पैसा लगाते हैं उनका ये कहना है कि अगर हम 100 स्टार्टअप पे पैसा लगा रहे हैं तो हमारे 3 या 4 ही स्टार्टअप हमको 10x 1000x रिटर्न देंगे ओके और 96 या 95 स्टार्टअप जो हैं वो फेल होंगे। लेकिन हिंदुस्तान के जो यंगस्टर हैं उनको वो 4 में जाना मुश्किल लगता है, तो वो 96 में जा रहे हैं। ओके और दूसरा, हमारी सोसाइटी ना, जैसे लोग कहते हैं हम सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसा लगता है जैसे सीरियल किलर हैं। भाई अगर आप सीरियल एंटरप्रेन्योर हो तो आपका मतलब आपका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। ऐसे तो आईएएस का एग्जाम जिसने 5 बार दिया वो कहे कि मैं सीरियल क्या कहा जाएगा, सीरियल एप्लीकेंट हूं, और हम जो है कल सीरियल एप्लीकेंट को माला पहना के उसका जो है एहतराम करने लगे, तो उससे क्या होगा? सोसाइटी ही खराब होगी। वीसी ने क्या किया? वीसी ने यही किया कि सारे लोग जो हैं, और जैसे आप लिंक्डइन में देखिए तो लोग लिखते हैं कि सीरियल एंटरप्रेन्योर। सीरियल से क्या मतलब है? मतलब आई फाइंड इट सेम एज सीरियल किलर। ओके भाई सीरियल किलर भी यही करता है। तो आप एक आदमी को बचा नहीं पा रहे हो, एक बिजनेस चला नहीं पा रहे हो, फिर कह रहे हो कि हमने तो जो है साहब फेलियर से बड़ा लेसन लर्न किया। अगर लेसन लर्न किया होता तो आप सीरियल फिर से बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते। और दूसरा, वीसी क्या है, वो पैसा देते हैं और स्टार्टअप कहते हैं कि भाई ये तो आइडिया जो है वो अपने टाइम से अहेड था, तो उन्होंने पैसा दिया, वो हाथ जाड़ के किनारे कर लिया कि भाई सारा पैसा बर्न हो गया, फिर नया वेंचर स्टार्ट किया और फिर उनको पैसा मिल गया। तो जो ये आदत खराब की है बिजनेस फेलियर की, वो तो वीसी फंड कर रहे हैं, और वीसी फंड के पास इतना पैसा है अनाप शनाप कि वो तो अब मनी लॉन्ड्रिंग पे आ गए हैं। जो भी सिंगापुर का पैसा है या दुबई का पैसा है वो आपके स्टार्टअप में लग रहा है और उसको फिर जो है चैनल किया जा रहा है। ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस आपके साथ हुआ है कभी? मतलब या नहीं, फिर हमारे आपने सुना? साथ क्यों होगा? हम क्यों करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग? हम किसी तो के थ्रू अगर हुआ, किसी ने भाई कोशिश आप की, या फिर देखिए आपके एग्जाम्पल बहुत है, knowledge में? प्रोबो है, अरे ईडी ने बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया, बहुत सारे केसेस हैं, और अभी तो तहकीकात बहुत अच्छी हो नहीं रही है, नहीं तो बहुत सारे हम जानते हैं केसेस को जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने 2 आईआईटी में लोग पढ़ रहे हैं और आपने एक आइडिया बनाया और आपको रातों रात $1 मिलियन मिल गए, $1 मिलियन आपको मिल गए, फिर आपने कहा कि हम तो जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं उसकी आईपी जो है वो सिंगापुर में है, तो हम आईपी पे रॉयल्टी जो है वो सिंगापुर पे देंगे। अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप फेलियर को पढ़े भी तो। जैसे एक कंपनी थी थेरानोस वर्ल्ड की, एक जो आप यंगस्टर कह रहे हैं, उसने 30 साल की, ऐसी कोई 25-30 साल की लड़की थी, उसने सारे देश को, सारे सिलिकॉन वैली को बेवकूफ बनाया, उसके बाद उसका भांडा फोड़ हुआ, उसको 11 साल की सजा हुई ओके और अब वो जेल से बाहर आ गई और वो नया वेंचर अब लॉन्च करने वाली है। तो ये जो स्टार्टअप को ग्लैमराइज कर रखा है, सबसे पहले तो इसको खत्म करिए। भाई कौन स्टार्टअप नहीं है? पान की दुकान भी तो स्टार्टअप है। आपकी सब्सिडी में नहीं आती ये अलग बात है, लेकिन एक पान की दुकान भी स्टार्टअप ही है। जो बंदा पान की दुकान खोले हुए है उसके लिए तो वो स्टार्टअप है। और स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप आप कहिए कि सिर्फ डीप टेक होगा, हम दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। देखिए दुनिया किसी की मोहताज नहीं है, ना यहाँ पे कोई जो है लोग कहते हैं कि डिसरप्शन ले आएंगे, कोई डिसरप्शन नहीं आएगा। ये दुनिया जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी, इसके फंडामेंटल कभी नहीं चेंज होंगे। कोई भी कंपटीशन निकालने के फंडामेंटल कभी नहीं चेंज होंगे। कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के फंडामेंटल कभी नहीं चेंज होंगे। ओके जब तक स्ट्रेटजी कायम है वो फंडामेंटल वही रहेंगे। ओके एक सक्सेसफुल बिजनेस का अगर हम कहें कि
मैप या फिर प्लानिंग या फिर कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस आपकी नज़र में क्या है या कैसे बन सकता है? बन सकने के लिए तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा ना कि आप क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उसकी क्या डिमांड है, वो क्वालिटी आप दे पाएंगे। फिर जो आप बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं उसमें आप लोगों को जो आदमी रिक्वायर्ड है, मैन पावर रिक्वायर्ड है, उसको आप रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। जैसे टेक एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, वो समझते हैं कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, अब सरकार की गाड़ी आएगी और हमको ले जाएगी कि चलो बेटा अब इसको हम बेचेंगे, तुमने बना दिया, बहुत बड़ा काम किया, भारत रत्न तुम्हारा हो गया। ऐसा नहीं होता है। सर, जब भी हम ऐसे आपके जैसे किसी शख्स से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग, एक हेल्दी टीम होती है जो कि उस बिजनेस को उस स्तर पे पहुंचा देती है जहां पर वो इतना सक्सेसफुल हो पाता है। तो आपका क्या मंत्रा है किसी भी टीम को स्ट्रॉन्ग और उतना ज़्यादा मेंटेन टीम बनाने का जिससे वो जो बिजनेस का जो हमारा जो पैरामीटर है उसको रीच किया जा सके? देखिए, उसके लिए लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर हम अफसर बने तो हमारे पिताजी की लीडरशिप थी और हमारे पूरे परिवार की टीम भावना थी। तो आप इसी से समझ लीजिए, इसी से एक सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा। और हमारे पिताजी हमको मारा भी करते थे। अब तो खैर मारना अलाउड नहीं है, तो हमारे टीचर भी हमको मारते थे। और घर में अगर बताते कि वहाँ स्कूल से मार खा के आए हैं तो पिताजी और मारते, तो वहाँ मार खा के चुपचाप बैठ जाते थे घर में। आज की तारीख में स्कूल में तो अगर कोई बच्चे को छू देगा तो पेरेंट पहुंच जाएंगे और पुलिस केस हो जाएगा। तो सक्सेसफुल आदमी, सक्सेसफुल बिजनेस, सक्सेसफुल नेशन, ये सिर्फ लीडरशिप से चलता है। लीडरशिप में जो सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप किस तरह से टीम को ऑब्जेक्टिव की तरफ रखते हैं। तो उसमें मार भी जरूरत होती है कभी कभी। मारने का मतलब ये है कि आपको मतलब ये नहीं कि हमें ये आदमी पसंद है। ज़्यादातर बिजनेसेस हम देखते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, वो ये देखते हैं कि लोग जो है ना अपनी पसंद नापसंद से आदमी को का क्या कहते हैं आकलन कर रहे हैं। हमें पता है कि ये आदमी बेकार है, लेकिन जो है क्योंकि मालिक को पसंद है या स्टार्टअप फाउंडर को पसंद है। दूसरा ये है कि वैल्यूएशन गेम में मत फंसिए। आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू क्रिएट करिए, आपके पास खुद कस्टमर आएंगे। अगर आपने रिसर्च किया है, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी सॉल्यूशन को दे रहा है, तो आपके पास बिजनेस आएगा। जैसे आप मान लीजिए पान की दुकान है, तो पान की दुकान वाला डिसाइड करता है कि हमारी ये लोकेशन होगी, तब हमारे पास कस्टमर आएंगे। फिर वो प्रोडक्ट भी रखता है, वो जो है सॉफ्ट ड्रिंक भी रखने लगता है, फिर मट्ठा भी रखने लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो कस्टमर आ रहा है वो चाय भी पिएगा, पान भी खाएगा। तो वही कितने भी बड़ा बिजनेस करना है, आपको वो सेगमेंट तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा कस्टमर सेगमेंट क्या है। ओके सर, आपके इस जवाब से मेरे दिमाग में दो सवाल हैं, एक करके पूछूंगी। सबसे पहला कि अगर हम ईवी ऊर्जा की टीम के बारे में बात करें तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी टीम में इस चीज़ को लेकर पोटेंशियल ज़्यादा है या फिर ये वर्कर जो है वो इस स्पेसिफिक फील्ड में जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? हम जो है नंबर्स पे देखते हैं कि उनका क्या नंबर है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर उनका कितना इंटरेस्ट है इस फील्ड में। नंबर ये है कि मतलब सेल्स में क्या नंबर ला रहे हैं। ठीक है। अगर इन जेन्युइन हमें देखना हो किसी भी बिजनेस के लिए कि कोई टीम है वो कितना पोटेंशियल रखती है उस बिजनेस के लिए, तो आप उसके नंबर देखिए। आप जो है एक मीटिंग ऐसे प्लान करिए जिसमें कोई बातें नहीं होंगी। हम तो प्राइवेट सेक्टर से इसलिए दुखी हैं क्योंकि यहाँ लोग बातें ही बातें करते हैं, कोई नंबर पे ध्यान देता नहीं है। कि आपने कहते हैं हमारे पास बहुत काम है,
और काम का क्वांटिफिकेशन करो कि आप बताओ केपीआई कि आपने हफ्ते भर में कितना काम किया, तो वो काम कुछ होता ही नहीं। तो ये चीज़ तो अब सरकार में भी ख़त्म हो गई है कि काम का जिक्र करें, काम की फिक्र करें और फिक्र का जिक्र करें। तो इस तरह से जो चल रहा है ना, वो आदमी पैशनेट हो अपने काम के प्रति तो आपको उसको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पैशनेट पीपल ही बनाते हैं कोई अच्छा स्टार्टअप। सर आपने बोला कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें लोग जो हैं बातें बातें करते रहते, काम नहीं करते, लेकिन आपने ज़्यादातर सुना होगा सब यही बोलते हैं कि अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपने भी सुना होगा क्योंकि हम सभी सुनते हैं कि फिर उसके बाद तो आराम ही आराम है। और जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है तो वहाँ पर तो कहते हैं कि भाई हम तो मजदूर हो गए, अब तो सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम, उसके बाद आफ्टर ऑफिस आवर्स भी हमें कॉल अटेंड करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आपको इस चीज़ में कितनी सच्चाई लगती है? हमको तो ये मिथ लगता है। इसको देखिए, ऐसा है कि सरकार में जो नीचे के लोग हैं हायरार्की में, वो तो मौज कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी में। ओके। प्राइवेट नौकरी में इसका ठीक उल्टा है। जो नीचे वाले हैं वो तो मर रहे हैं और साहब तो गोल्फ खेल रहे हैं, सीईओ साहब, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी तो डील जो है वो गोल्फ खेलने से होगी। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो सेगमेंट का है। वहां पे नीचे वाला मौज कर रहा है, ऊपर वाला बहुत ही स्ट्रेस्ड है, उसके टारगेट्स बहुत ही ज्यादा है। और प्राइवेट सेक्टर में ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जो नीचे वाला है वो मरा जा रहा है, ऊपर वाला बॉस जो है वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो सिर्फ टेबुलेशन करके ऊपर दे रहा है। ऊपर वाला भी अपना मस्त घूम रहा है, वो गोल्फ खेल रहा है, कहीं क्लब में जा रहा है। सर जब बिजनेस की बात होती है तो कहा जाता है कि जो मेन पर्सन है, लाइक जो सीईओ है उस कंपनी का, वो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करता है, लाइक सैलरी नहीं लेता वो, या फिर सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है, फंडिंग जो है वो कंपनी में हो रही है। तो जो बाय प्रोडक्ट चीज़ें हुई, जैसे कि अगर उनको बाहर जाना है, बिजनेस मीटिंग्स होनी है तो 5 स्टार होटल्स में होंगी, या फिर बहुत सारी ऐसे लग्जरी चीज़ें मिलेंगी साइड बाय साइड, तो वो किस हद तक आप देखते हैं कि जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ इनजस्टिस है? देखिए, सैलरी जो आदमी नहीं ले रहा है, आप हमें ऐसा कोई असाइनमेंट दिला दीजिए जिसमें हमारे सारे ट्रैवल के खर्चे और बाकी सब जितने खर्चे हैं वो बियर कर लें। देखिए, पैसे की जरूरत आपको है किस लिए? आप कह रहे हैं कि हम सैलरी लेते नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टार्टअप कहता है कि हमको लंदन में जाके स्टॉल लगाना है, तो हम यहाँ से दिल्ली से लंदन बिजनेस क्लास में जाएंगे और वहां पे एक 5 स्टार में रुकेंगे और वहां हम स्टॉल लगाएंगे। उसका भी तो पूरा खर्चा है। तो वो खर्चा है, तो हम तो आपसे कह ही रहे हैं कि हमको कोई सैलरी ना दे, ऐसे ही रख ले। हमको सैलरी की जरूरत क्या है? हमारा पूरा खर्चा उठाए। सैलरी की हमें कोई जरूरत ही नहीं अगर हमारा खर्चा पूरा उठा रहा है। हमको गाड़ी, ड्राइवर और 5 स्टार 7 स्टार स्टे और सब कर दे, हम कहिए अभी तैयार है ज्वाइन करने को, आप दिलाइए विदाउट नो सैलरी। हम कोई सैलरी नहीं लेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। कई बार तो सर गिफ्ट में जो है वो फैमिली ट्रिप भी मिल जाती है, बिजनेस ट्रिप भी मिल जाती है। हाँ, तो वो तो है ही है। हमने आपको बताया कि प्राइवेट में सीईओ मतलब ऊपर लेवल के लोग मौज कर रहे हैं। सर जो सवाल दूसरा मेरे दिमाग में आया था वो ये था कि जैसे कि अगर मैंने आपसे आज ईवी के बारे में बात करी, तो अगर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं अब मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे कुछ नया करना है, तो शायद मुझे आज आपकी ईवी के जो स्टार्टअप प्लान है वो सुन के बहुत अच्छा लगे और कल मैं उसमें इन्वेस्ट भी कर दूं। तो जो हमारी जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेके इन्फ्लुएंस हो जाती है कि नहीं आज चाय की दुकान अच्छी लग रही है तो कल हम चाय की दुकान खोल लेंगे, आज हमें ये बिज़नेस अच्छा लग रहा है तो आज हम इसमें चले जाएंगे। तो लोगों को किस तरीके से अपने माइंड को फिक्स करना चाहिए कि ये जो बिजनेस है या जो भी हम आइडिया सोच रहे हैं वो आगे जाके हमें प्रॉफिट देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने बात करी, आपने जिनसा का नाम बोला, आई एम सॉरी आई फॉरगेट हिज नेम, तो
आपने जब उनसे बात करी तो आपने कैसे पिच किया कि ये जो बिजनेस है वो आगे जाकर जो है वो इसका मार्केट भी बढ़ेगा प्लस ये मुझे प्रॉफिट भी देगा, या फिर इसकी जो डिमांड है उसको आपने कैसे आइडेंटिफाई करा, क्योंकि अभी का मार्केट देखा जाए तो वो तो इतना बड़ा नहीं है। देखिए, आपको फंडामेंटल बता दें लाइफ का और बिजनेस का, तब आप समझ जाएंगे। देखिए, लाइफ का ऐसा फंडामेंटल है कि यहाँ हमेशा फायदा नहीं होता है। दुनिया में जो आया है आज तक, ऐसा नहीं कि उसको हमेशा सुख रहेगा। जो प्रभु श्री राम हैं, उनकी लाइफ आप देखिए क्या थी। उससे बड़ा डिजास्टर और दुख तो हो नहीं सकता। तो ऐसा है कि यंगस्टर को यह भी सोचना खत्म कर देना चाहिए कि हमको जिंदगी में हमेशा मुनाफा होगा। जिंदगी में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होगा। जैसे अच्छे दोस्त आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वैसे ही अच्छा बिजनेस पार्टनर आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो दोस्त आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा है, वही तो दोस्त कहते हैं आप। बताइए आप। तो देखिए, लाइफ के फंडामेंटल, बिजनेस के फंडामेंटल सब एक हैं। और आपको बता दें कि ऐसे ही एक आपको कहानी सुनाते हैं। एक राजा थे हमारे अवध के, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि उन्होंने कम से कम 50 जितने ज्योतिषी हो सकते थे, एस्ट्रोलॉजर, उनको बुलाया अपने यहाँ और कहा कि मैं लड़का पैदा करना चाहता हूं, तुम बताओ कि क्या टाइम होगा लड़का पैदा करने का। ऐसा टाइम बताओ कि जिससे उसके जिंदगी में बिल्कुल सफलता ही रहे। तो वो लोग बैठे और बैठने के बाद 1 सप्ताह बाद उन्होंने बताया कि राजा साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके जो ग्रह हैं वो सब सर्कुलर हैं। तो हम जब भी पैदा बच्चा करेंगे उसमें वो दशा आएगी ही आएगी। तो आप चाहे उसको किसी भी तरह देखें, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होगा। आपको लॉस से सीखना है और प्रॉफिट से भटकना नहीं है। जिंदगी में भी यही है। जिंदगी में किसके जो है ऐसा है कि सब जो है बिल्कुल सुख ही सुख है। तो आपको इस बात को, यंगस्टर को ये भी समझना पड़ेगा कि ये तो होल पैकेज है। पैकेज में जो है मुनाफा भी है, खसारा भी है, और सुख भी है, दुख भी है। इसी तरह बिजनेस में भी है। और इसीलिए बता दें आपको कि जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो बिजनेस में इसलिए नहीं अच्छा कर पाते, और खासकर पढ़े लिखे लोग। आप देखिए कि दुनिया के सारे बिजनेस जो हैं वो कम पढ़े लिखे लोगों के पास है। बताइए क्यों? मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग रिस्क ज्यादा लेते हैं। उनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसीलिए दुनिया के सारे बिजनेसमैन कम पढ़े लिखे हैं, दुनिया के सारे पॉलिटिशियन जो सक्सेसफुल हैं वो कम पढ़े लिखे हैं। और बताइए, अगर एजुकेटेड लोगों को बिजनेस करना है और पॉलिटिक्स में आना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ओके, आपको अगर मैं पूछूं कि आप अपने एक्सपीरियंस के बाद, एक्स IAS ऑफिसर के जॉब के एक्सपीरियंस के बाद, अगर आप अपने आप को एक एज अ बिजनेसमैन के पैरामीटर पे पॉइंट करेंगे तो आप खुद को कितने मार्क्स देंगे 10 में से? भाई, हम तो लर्नर हैं, अभी तो हमको लर्निंग लाइसेंस मिला है। जब पूरा मिल जाएगा तब आप नंबर देंगे, और हम लर्नर ही रहना चाहते हैं। हमारे लिए देखिए, बिजनेस एक एक्सपीरियंस है। ओके। और ये ऑब्जेक्टिव है कि इसको सक्सेसफुल बनाना है। ओके, अगर मैं गवर्नमेंट फील्ड की और प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो दोनों ही फील्ड को बिल्कुल ही विपरीत बनाते हैं, और आपको दोनों में ही प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट कौन कौन से लगते हैं? भाई, सरकारी सिस्टम में तो आपको ज्ञान देना होता है।
आप पॉलिसी बनाते हैं, ज्ञान देते हैं मंच से। नहीं, बहुत लोग तो ये भी होते हैं ना जो उस प्लान को ज़मीनी हकीकत भी बनाते हैं। ज़मीनी हकीकत बनाते हैं, लेकिन यह है कि वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। बिजनेस में पैसे की कमी है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सरकार का काम पैसे बचाना नहीं है, और बिजनेस का काम यह है कि आपको अपना प्रोसेस जो है वो इतना लीन करना है कि वो प्रॉफिटेबल रहे। दोनों नॉर्थ एंड साउथ हैं, दोनों में कहीं कोई समानता नहीं। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो आपकी क्या 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 लर्निंग्स रही हैं अभी तक? लर्निंग्स तो अभी ले रहे हैं, लेकिन लर्निंग्स तो सबसे बड़ी ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वही सरकार की तरह। एक समानता ये है कि दोनों जगह जो काम कर रहे हैं उससे काम कराया जा रहा है, जो नहीं कर रहा है वो मौज कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में ये है कि सबके काम डिफाइंड हैं, और सरकार में तो कोई काम डिफाइंड है नहीं। बड़ी नौकरियों में कोई कियारे तो है नहीं। मतलब आप सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। प्राइवेट में ये है कि अलग अलग सेगमेंट बना रखे हैं, आप इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं। ओके, सो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो किस तरीके से आपकी हेल्प करता है ईवी ऊर्जा की जो भी स्ट्रैटेजी है उसको डिज़ाइन करने में? भाई हमारा एक्सपोजर है, इंडस्ट्रीज़ में हमने 3 साल काम किया। इसके अलावा सरकार की पूरी पॉलिसी, सरकार का एक्सपोजर, लोगों को जानने का एक्सपोजर। सर, किसी भी बिजनेस के लिए मुझे लगता है कि आपका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के सामने। तो अगर सोचे कोई एक नया बंदा है, बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता कि हमें किस तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट होना है, किस तरीके से उससे बातचीत करनी है, और उसका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए, तो आपकी क्या गाइडेंस होगी? देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन पे कोई इन्वेस्टमेंट तो देता नहीं है, लेकिन होता नहीं है कि एक आपका फेस वैल्यू हो जाती है ना कि ये इस ब्रांड का बंदा था। अब ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ही कैजुअल से एटीट्यूड में जाकर अगर आप किसी को जाके बताएंगे कि सर देखो ये मेरा ये है प्रोडक्ट है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो सामने वाला शायद आपको उतना ज़्यादा सीरियसली या फिर आपके प्रोडक्ट को उतना सीरियसली ना ले। हाँ हो सकता है, लेकिन हमने तो बेंगलोर भी 3 साल रह के आए, वहाँ तो सब लोग कैजुअल होना जो है फैशनेबल समझते हैं। वो तो कहते हैं कि हम थर्ड वेव कॉफ़ी में बैठे हुए हैं या स्टारबक्स में बैठे हुए हैं और बड़ा बड़ा मतलब $1 मिलियन की कंपनी बना रहे हैं। डोंट यू थिंक कि बीइंग अ सुपर रिच आपका कैजुअल होना ज़्यादा ठीक लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी हो इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल भाई, स्टार्टअप को जो ग्लैमराइज किया है वो तो उनके पास पैसा खुद ही था। अगर किसी बड़े आदमी का लड़का जो है कोई बिजनेस कर रहा है तो आप उसको बिजनेस कहते हो, और अब उसको स्टार्टअप कहने लगे हो, तो उसके पास तो पैसे की कमी नहीं है। हम तो आपको बता दें कि बेंगलोर इसीलिए गए थे कि हम देखना चाहते थे कि इस उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हो सकता जो बेंगलोर में है। तो क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ है ही नहीं जो यहाँ नहीं हो सकता। क्या यूनिकनेस है? कहाँ? बेंगलोर में? बेंगलोर में ऐसी कोई, बेंगलोर इज अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो क्यों लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट होते हैं वहाँ पर, या उनका वहाँ नौकरियां हैं। यूपी में अगर हम देखें तो लोग इतना ज़्यादा क्यों नहीं रुक पाते, या फिर सोचते हैं कि हम बड़े शहरों में ही निकल जाए, मुंबई निकल जाए, बैंगलोर निकल जाए, यहाँ पर इतना ज़्यादा चीज़ें स्टैब्लिश क्योंकि नौकरी नहीं है ना यहाँ। स्टैब्लिश क्यों नहीं हो पाई है ये चीज़ें? स्टैब्लिश इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि लोगों ने की नहीं, एज सिंपल एज दैट। भाई बेंगलोर में ऐसा क्या है जो आईटी हब हम जो है लखनऊ में नहीं बना सकते? आखिर नोएडा में थोड़ा बहुत बनाया तो वही है हम। तो ऐसा कुछ है नहीं बेंगलोर में जिसको हम उत्तर प्रदेश में बना नहीं सकते। और ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम जिस स्टेज में हैं हिंदुस्तान में, उस स्टेज में और दुनिया की कंट्रीज जो हैं वो नहीं रही होगी। सब लोग रहे हैं, सबने उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला है, तो हमें भी सोल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे सिंगापुर ने कहा कि अगर आप अपना फाइनेंशियल जो हेडक्वार्टर है अगर सिंगापुर में बनाएंगे तो आपको टैक्स माफ होगा या उसमें छूट होगी,
तो सबने अपना इंटरनेशनल फंडामेंटल, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर फाइनेंशियल, सारे बैंक्स का ज़्यादातर वहीं। एज अ बिग पर्सनैलिटी अगर आपसे बोला जाए कि यूपी के लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है कि जिस तरीके से बैंगलोर इतना बड़ा आईटी हब बन चुका है, यूपी में भी बन सकता है, तो उनको आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे? फिर देखिए डिमांड एंड सप्लाई की बात आएगी। यूपी के आदमी सर को, लेकिन लोग समझदार होकर बाहर चले जाते हैं। समझदार होकर इसलिए बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है ना। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट से कितना चल पाएगा? सरकारी नौकरियां कितनी हैं? 1% भी नहीं है। अगर हम कंजप्शन की बात करें तो यूपी में चीज़ों को लेकर आपको क्या लगता है कि लोग किस तरीके से चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट कर पाते हैं या फिर उनको टाइम लगता है चीज़ों को समझने में? अगर हम ईवी की ही बात करें तो टाइम तो लगेगा क्योंकि थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेट है ना, तो अब पेनिट्रेशन में टाइम लगता है किसी भी टेक्नोलॉजी में या किसी भी उसमें। ओके सर, मुझे बस इतना पूछना था कि जब हम एक जॉब को छोड़ते हैं, क्योंकि जॉब कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सेफ प्लेस रहती है, एक कंफर्ट जोन होता है हमारा, और बिजनेस हमारा हमेशा हमारे लिए रिस्की होता है क्योंकि बिजनेस इज़ ऑल अबाउट रिस्क। सो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो, क्योंकि जॉब तो रहेगी, उसको तो कोई नहीं हिला सकता, तो क्या ये रिस्क आपके मन में आया था? अब एक दिन जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर रिस्क क्या रहेगी? नहीं लेकिन सर फिर भी होता है ना कि जॉब जो है वो तो एक सेफ जोन है ही हमारा, कि हम उससे सेफ तो एक- जोन में खेलते नहीं है ना, हमारी आदत नहीं है सेफ जोन में खेलने की। हम तो क्रिकेट के भी खिलाड़ी रहे, हम सेफ खेलते ही नहीं। हमने सरकारी नौकरी की है, 23 साल बिना सेफ जोन में रहे। ओके तो हम सेफ जोन में खेलने वाले आदमी नहीं है, और जो बड़ा बिजनेसमैन है वो भी सेफ जोन में खेलने वाला आदमी नहीं। हम ये समझ गए हैं कि इस दुनिया में अगर आपको कुछ करना है तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है रिस्क टेकिंग। ओके, ईवी ऊर्जा की अगर हम यूएसपी की बात करें तो उसकी यूएसपी क्या है? ईवी ऊर्जा की यूएसपी ये है कि वो जिस सेगमेंट को केटर करना चाहती है, जो हमने मार्केट सेगमेंट डिसाइड किया है, वो लोअर कैटेगरी का सेगमेंट है, जो ई रिक्शा है और ई ऑटो है। ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो जो हैं वो गाड़ियों की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन इंडिया। एक आदमी, एक अभी आपने सुना होगा कि बेंगलोर जो है वो ज़्यादा आपसे टोल चार्जेस लेगा अगर आप सिंगल गाड़ी चला रहे हैं, मतलब गाड़ी में आप सिंगल बैठे हैं। okay. तो हम तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिस गाड़ी में 6 लोग बैठे हैं, या जो और वो गरीब तबके का आदमी है। हम तो बड़े तबके के आदमी को कैटर करना ही नहीं चाहते हैं। हम तो छोटे आदमी को कैटर करना चाहते हैं, जो अपनी ऑटो चलाता है तो वो ऑटो चला के कम से कम रात में उसको ऐसी जगह मिल जाए जो वो जाके अपनी गाड़ी पार्क कर दे और उसकी गाड़ी चार्ज हो जाए। सो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी एडवाइस क्या रहेगी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, जितने भी स्टार्टअप प्लान्स चल रहे हैं बाहर, उनके लिए क्या कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे? एडवाइस यही करना चाहेंगे कि आप जो भी काम करें वो अच्छी तरह रिसर्च करके करें, उसके सारे फंडामेंटल चेक करें, और सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे ना रहें, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ एक पार्ट रहता है आपका, लेकिन आप कैसे उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच रहे हैं, आप कैसे अपना ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। ओके सो व्यूअर्स, आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन से आपको बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं, क्योंकि ईवी को लेकर जितना कुछ मेरा डाउट था वो भी क्लियर हुआ है, और अगर मैं पर्सनल लेवल को लेकर बोलूं तो उसमें भी काफ़ी कुछ क्लैरिटी आज हमें देखने को मिली है। आई होप आप लोग को ये शो पसंद आया होगा, ये कॉन्वर्सेशन भी पसंद आया होगा, और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ। थैंक यू।